अभिनंदन है आपका मेरे क्लास में। और हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार को देखा था और उसके क्षेत्रक को भी देखा था, सेक्टर्स को भी देखा था। हम लोगों ने यह देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें संसाधनों का सारा मालिकाना हक जो होता है वह निजी हाथों में होता है, वह व्यक्तिगत हाथों में होता है और उनका उद्देश्य जो होता है वह लाभ प्राप्त करना होता है। और इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था इत्यादि आते हैं। जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात की जाए जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा था कि यहाँ पे संसाधनों पर पूरा कंट्रोल जो होता है वे गवर्नमेंट के हाथों में होता है। और इस अर्थव्यवस्था में यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा, कोरिया आदि देश आते हैं। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है वह पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप था। और भारत और ब्रिटेन जो होते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देखा था और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को भी देखा था कि हर एक अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रें हो सकती है, या तो प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, या द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक हो सकता है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है और नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित होता है। खेती, वानिकी, पशुपालन इत्यादि कामों में लोग लगे हुए रहते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र होता है। और द्वितीय क्षेत्र होता है जो औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित होता है। और टर्शियरी सेक्टर सेवा क्षेत्र जो होता है वह सेवा से संबंधित होता है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है आज़ादी के समय अगर 1947 की बात की जाए तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो प्राइमरी सेक्टर पर आधारित थी। अर्थात उस समय प्राइमरी सेक्टर का योगदान 58.7 के करीब था। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान करीब 60% के आसपास था। 58.7 के करीब यह डाटा था। जबकि आज देखा जाए तो यह 22% के आसपास पहुंच चुका है, अर्थात काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। जबकि अगर औद्योगिक सेक्टर की बात की जाए, सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो आज़ादी के समय यह करीब 14.2 के आसपास था, 14% के आसपास था। जबकि अभी जो है औद्योगिक सेक्टर जो है वह बढ़ के 22% के लगभग पहुंच चुका है। अगर तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक की बात की जाए तो 1947 में यह 27% के आसपास था, जबकि आज जो है वह 56% के करीब पहुंच चुका है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश जो था पहले वह प्राइमरी सेक्टर में था और उसके बाद वह तृतीय सेक्टर में आ गया। तो प्राइमरी से लेकर और द्वितीयक आता है और द्वितीयक से तृतीयक आता है। तो ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि को दिखाता है, समृद्धि को दिखाता है। आज हम लोग राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है और राष्ट्रीय आय क्या है। इसे जानने से पहले राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो कारक लागत पर, फैक्ट्री लागत पर निकाली जाती है। तो इसके लिए हमें फैक्ट्री लागत, कारक लागत को जानना होगा। और ये सारी जो चीज़ें होती है वह आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। और आर्थिक गतिविधियों से हम लोग पहले से ही परिचित हैं कि किसी भी प्रकार की गतिविधि से जब आय प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है तो वह आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। तो धन प्राप्त होने की गतिविधि या आय प्राप्त होने की गतिविधि क्या है? तो आर्थिक गतिविधियां होती है। हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं, इसमें आय प्राप्त करने की विधियों को जानेंगे। तो आर्थिक गतिविधियों से क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है, अर्थात धन प्राप्त होता है। और इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन की बात की जाती है कि कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, या तो उसका उत्पादन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका कंजप्शन होगा। तो इसमें सारे लोग लगे होते हैं, वे सारी आर्थिक गतिविधियां कहलाती है और इससे लोगों को आय प्राप्त होता है। और उस आय से हम लोग जो होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो अगर हम फैक्ट्री लागत की बात की जाए, राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए हमें फैक्ट्री
लागत को पढ़ना सबसे ज़रूरी है, फैक्ट्री इनकम को पढ़ना ज़रूरी है। फैक्ट्री इनपुट जो होता है, फैक्ट्री इनपुट को हम देखेंगे, कारक लागत को देखेंगे कि ये जो प्रोडक्शन होता है इसका कारक लागत क्या होता है, अर्थात इसका फैक्टर इनपुट क्या होता है। किसी भी चीज़ के उत्पादन में कौन कौन चीज़ें उसका कारक है, कौन सी चीज़ें उसमें सहायता कर सकती है, ये चीज़ें जो है अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये 4 चीज़ें बताया गया है। पहला फैक्ट्री कारक जो होता है वह उद्यमशीलता है, उद्यमी है, उद्यमशीलता है, अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर है। यदि अगर कोई उद्यमी जो है वह उत्पादन करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास उद्यमशीलता होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ताकि वह ऐसा साहस कर सके कि किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर सके। उसके बाद उसके पास पूंजी की आवश्यकता होती है, उद्यमी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो उसके पास होना जरूरी है सबसे, वह है कैपिटल, पूंजी। बिना पूंजी के वह कोई भी व्यवसाय या उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो उद्यमशीलता के बाद पूंजी का होना आवश्यक है। और तीसरी बात की जाए तो भूमि, लैंड की आवश्यकता है। कोई भी फैक्ट्री लगेगा तो उसके लिए ज़मीन तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, तो उसके पास ज़मीन होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। और फाइनली उसमें काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है, श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 4 जो होते हैं ये फैक्टर हैं जो इनपुट का काम करते हैं। किसी भी प्रोडक्शन के लिए 4 प्रभावी कारक होते हैं। एक उद्यम में उद्यमशीलता, चाहे उद्यमी, दूसरा पूंजी और तीसरा भूमि और चौथा श्रम होता है। इसी से कारक आय प्राप्त होता है, फैक्टर इनकम प्राप्त होता है। जैसे उद्यमी है, वह व्यवसाय कर रहा है, पैसा फंसा रहा है, तो उसको कुछ लाभ की इच्छा होगी, उससे जो आय प्राप्त करेगा वो फैक्टर आय हो जाएगा, अर्थात उद्यमी भी आय प्राप्त करेगा। पूंजी से भी, पूंजी जो लगाया जाता है उसे इंटरेस्ट प्राप्त होता है, वह भी आय का कारण बनता है। और भूमि से भी, अगर कोई रेंट पर लिया है तो उसको उसका लगान देना पड़ता है। और श्रम जो होता है, श्रम करने के एवज में हमें आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। तो यह कारक आय हो गया, जबकि यह फैक्टर इनपुट हो गया। तो अब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रवाह चक्र को देखेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक की बात करेंगे। यह सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या है कि अर्थव्यवस्था जो होता है वह चक्राकार रूप से घूमती रहती है। और जब ऐसा हो रही है तो इसका अर्थ होता है कि हमारा सिस्टम जो होता है वह अच्छे तरह से काम कर रही है। जैसे अगर यू मैंने यहाँ पे यू लिखा है, इसका मतलब आप है, मैं है। तो ये जो अगर हम लोग किसी भी सोर्स से पैसा कमाते हैं, आय प्राप्त करते हैं, तो मान लीजिए हम गॉफ्ट से आय प्राप्त करते हैं, तो गॉफ्ट जो होता है इससे इनकम प्राप्त होता है। हमारे पास जो इनकम आएगा उसका हम एक्सपेंडिचर करेंगे, मार्केट में उस पैसा को लगाएंगे, कुछ खरीदेंगे, तो यहाँ पे मेरा खर्च हो गया। और कुछ पैसा अगर सेविंग भी करते हैं तो क्या करेंगे, उसको बैंक में डाल देंगे। और बैंक वाले क्या करते हैं, इंडस्ट्री को लोन देते हैं, इंडस्ट्री को लोन देते हैं। और इंडस्ट्री वाले जो है वो प्रोडक्शन करते हैं और उसे फिर मार्केट में पहुँचा देते हैं ताकि उसकी खरीद बिक्री की जा सके। और इंडस्ट्री वाले से गवर्नमेंट जो होती है वह टैक्स के रूप में पैसा भी वसूलती है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये इकोनॉमी जो है वह कई रूपों में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यह जो होता है वह अर्थव्यवस्था का सर्कुलर फ्लो कहलाता है, चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। इस बात को समझने के बाद हम आय की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय की बात करने से पहले हम लोगों ने यह समझ लिया कि आय क्या है और किसी भी गतिविधि द्वारा प्राप्त धन को आय कहा जाता है। किसी व्यक्तिगत आय की गणना करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोगों का आय जो होता है वह 2 या 3 या 1 क्षेत्रों से प्राप्त होता है और ये इसको हम आसानी से ऐड करके अपनी आय को ज्ञात कर सकते हैं। जबकि यदि राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय जो होता है एक विस्तृत अवधारणा है। पूरे राष्ट्र की आय जो ज्ञात करना होता है उसे किसी 1, 2 या 3 तरीकों से आय प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसकी इनकम जो होती है वो काफ़ी विस्तृत होती है और कई तरीकों से उसके पास इनकम प्राप्त होता है। तो इसकी गणना करना टफ कार्य होता है। राष्ट्रीय आय जो होता है वह देश में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उन सब का कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात देश में जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है,
वैल्यू ऐड करके उसको बेचा खरीदा जा रहा है, सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, तो ये सारे जो होती है उनका मौद्रिक मूल्य अगर निकाल लिया जाए तो मौद्रिक मूल्य जो होता है, उत्पादन को जब मौद्रिक मूल्य से गुना कर दिया जाता है तो हमें उसका एक्चुअल वैल्यू पता चल जाता है, वह आय हो जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के बहुत सारे तरीके अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए हैं। इनमें से कुछ विधि है, जैसे एक प्रोडक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है, दूसरा आय विधि का, इनकम मेथड का, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड का, व्यय विधि का मेथड का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का अगर इतिहास देखा जाए कि सबसे पहले इसमें किसने प्रयास किया, तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था, और उसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था। इसके बाद 1925-29 में बीके राव जो हैं वे वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं। तो यदि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान पूछा जाए किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। वैज्ञानिक तरीके से किसने किया, तो बीके राव ने किया। जबकि इसके बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है। यह राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 1949 में और पीसी महालनोबिस जो थे, ये इनके द्वारा किया जाता है। इसके कुछ वर्षों बाद सीएसओ की स्थापना होती है, और सीएसओ जो होता है राष्ट्रीय आय की गणना करती है। सीएसओ और एनएसएसओ जो है वो मिलकर राष्ट्रीय आय की गणना करती थी, लेकिन बाद में इसको भी मर्ज कर दिया गया, और एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह अभी वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के क्या इतिहास रहे हैं। राष्ट्रीय आय गणना करने के अर्थशास्त्रियों द्वारा 4 मेथडों का यूज़ किया जाता है। एक होता है जीडीपी, दूसरा होता है जीएनपी, और तीसरा होता है एनडीपी, और चौथा होता है एनएनपी। अगर और बात किया जाए आगे तो पीआई भी इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे 4 जो चीज़ें आपको दी गई है यह इम्पोर्टेंट होता है, और ये आर्थिक राष्ट्रीय आय की गणना के 4 महत्वपूर्ण मापदंड माने जाते हैं। कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया और कितने सेवाओं का सृजन किया गया, ये सारी चीज़ जो होते हैं वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये राष्ट्रीय आय मापने के प्रथम जो मापदंड है वह जीडीपी होता है, और जीडीपी निकाल के भी हम लोग अपनी राष्ट्रीय आय को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है।